हाय, दिस इज विवेक एंड आज की मेरे चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल सर। चलिए, तो आज करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 11। इससे पहले ऑलरेडी हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके आराम से देख सकते हो। ठीक है जी। और शुरू करते हैं। और चालू करने से पहले सर, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल। उसके अंदर बहुत ही समरी के अंदर छोटे टाइप में आपको नोट्स मिल जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए पास करवाने के लिए आपके बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पे। तो चलो भाई चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज के चैप्टर का नाम है, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिसीजन। और चैप्टर नंबर 11 है। अब ये इंडिविजुअल डिसीजन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल डिसीजन का मतलब होता है कि कोई एक इंसान कैसे डिसीजन लेता है। सिंपल सर। अब डिसीजन लेने के लिए कोई भी तरीका हो सकता है, कि कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आप कोई भी काम करते हो तो फिर डिसीजन लेते हो। जैसे आपके सामने कोई इंसान चल के आ रहा है तो फिर आपको उससे बात करनी है या फिर नहीं करनी, वो आपका खुद का डिसीजन होता है। और बात कैसे करनी है वो होती है उसके लिए स्ट्रेटजी। तो इंडिविजुअल जो डिसीजन लेता है उसके बेसिस पे वो स्ट्रेटजी बना के काम करता है। सिंपल सर। तो इसलिए सबसे पहला टॉपिक हम समझेंगे कि यहाँ पे गेम स्ट्रेटजी क्या होता है। और सबसे मेन टॉपिक यही है भाई, गेम स्ट्रेटजी। आपको गेम स्ट्रेटजी के बारे में समझना पड़ेगा, पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर बेस है। अब ये गेम स्ट्रेटजी क्या है? जैसे मैंने आपको भी बताया, कोई आपके सामने से चल के आ रहा है तो फिर आपको उससे बात करनी है या नहीं करनी है, आपको डिसीजन लेना है। चलो डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अगर आपको बात करनी है कि तो किस तरीके से आप बात करोगे, किस तरीके से आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। अगर मान लो गुस्से में जाना है, प्यार से जाना है, नॉर्मल तरीके से जाना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है और जिस तरीके से आप करना चाहते हो बात, वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी। और इसी तरीके की थिंकिंग को, किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है, उसी तरीके की थिंकिंग को क्या कहते हैं भाई? गेम स्ट्रेटजी। तो एक बार पढ़ते हैं गेम स्ट्रेटजी क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो गेम स्ट्रेटजी क्या है? द वे वी इंटरेक्ट विद अदर इज ए पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी थिंकिंग। जिस तरीके से हम दूसरों से बात करते हैं वो हमारी स्ट्रेटजी थिंकिंग का एक क्या होती है? पार्ट होती है। सिंपल सर। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गेम स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का ना? बढ़िया। अब जैसे मान लो आप हेड या टेल, मान लो कोई गेम खेल रहे हो जिसमें आपको हेड और टेल में से सिलेक्ट करना है कि आप जीतोगे या नहीं जीतोगे। वहां पे भी आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं क्या चुनूं कि मेरे को क्या बोलते हैं, जीत मिल जाए या फिर मेरे को हार ना मिले। सिंपल सर। तो अब जब जैसे कॉइन देखा जाता है, कुछ लोग देखते हैं भाई हेड आया तो फिर हेड ही आएगा अगले बार उछालने पे, वो सब अपनी थिंकिंग के हिसाब से। सिंपल से। या फिर आप मान लो कोई गेम खेल रहे हो, चेस का गेम खेल रहे हो, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा किस तरीके से मैं चाले चलूं, मोहरे चलूं, जिस तरीके से मैं गेम के ज्यादा पास पड़ जाऊं, मतलब कि जीतने के पास पहुंच जाऊं। सिंपल सा। क्योंकि हमें सोचना पड़ता है, उसी थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं? गेम स्ट्रेटजी। तो हम गेम स्ट्रेटजी की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। सिंपल। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे चैप्टर में बढ़ पाओगे। सबसे पहली चीज आपको पहले पता होना चाहिए कि प्लेयर क्या होता है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? प्लेयर क्या होता है। तो जब भी बात आती है प्लेयर की, तो प्लेयर मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो उस गेम को खेलने के लिए, उस काम को करने के लिए रेडी होता है। सिंपल सर। पार्टिसिपेट करता है उस काम में, उसको क्या बोलते हैं हम? प्लेयर। तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स के अंदर क्या आता है? बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या आता है भाई? सबसे पहले प्लेयर। प्लेयर क्या है? पार्टिसिपेंट ऑफ गेम विद रिस्पेक्ट टू चॉइस, चूज ए पर्टिकुलर चेज कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है। किसी काम को करने के लिए, किसी कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जिसने अपनी मर्जी से ही चूज किया है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा, उस इंसान को क्या बोलते हैं? प्लेयर। और ये माना जाता है कि प्लेयर को बाकी सारी एजम्पशन है कि उसको रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में उसको पता है। सिंपल। ये हम एज्यूम करके चलते हैं जब किसी प्लेयर का नाम लेते हैं, वरना तो वो पार्टिसिपेट है, प्लेयर तो बना ही नहीं। प्लेयर क्या होता है? जिसको अपनी रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि क्या रूल और रेगुलेशन है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगली बात आती है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब वो जो प्लेयर है या फिर जो पार्टिसिपेंट्स है, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, किस तरीके से गेम्स को खेलेगा, तो उसको बोला जाता है क्या? स्ट्रेटजी। कोई दिक्कत नहीं? पक्की बात? हाँ जी। तो स्ट्रेटजी क्या होता है? एक एक्शन प्लान होता है, सोचा समझा कार्य करने की रणनीति होती है कि किस तरीके से वो काम किया जाएगा। सिंपल से। तो स्ट्रेटजी क्या है? इट इज एन एक्शन प्लान फॉर प्लेइंग द गेम। गेम को खेलने के लिए जो भी एक्शन प्लान की जरूरत होती है, जो भी कार्य किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेटजी। समझा के देना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी होती है, टाइप्स होते हैं स्ट्रेटजी के भी। हाँ जी। तो वो स्ट्रेटजी क्या होती है, कितने तरह की होती है, वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। सबसे पहले आती है भाई, इसको बोलते हैं प्योर स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें आपको पूरे परफेक्ट तरीके से पता है कि जो मैंने चूज किया है वो ये चीज है। सिंपल। यानी आप 100% क्लियर हो कि मैं जो चूज कर रहा हूँ वो ये चीज चूज कर रहा हूँ। सिंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो कोई कॉइन उछालता हूँ, ठीक है जी। अब कॉइन में दो ही पहलू आ सकते हैं, या फिर हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मैं बोलता हूं आपको चूज करने के लिए कि आप क्या चूज करोगे। सिंपल। तो आपने बोला हेड चूज करेंगे। अब ये जो हेड है, ये आपको भी परफेक्ट पता है कि भाई आप जो है 100% हेड के साथ जा रहे हो। मेरे को भी पता है कि आपने हेड चूज किया तो 100% आपका हेड ही है, उसमें आपको फेरबदल नहीं करना बाद में चल के। सिंपल सर। तो इस तरीके की गेम को क्या बोलते हैं? प्योर स्ट्रेटजी बताना। यानी प्योर स्ट्रेटजी मतलब होता है पूरे तरीके से 100% श्योर होते हो आप कि जो भी आपने चूज किया वो आपका ही है। सिंपल। चलिए
दूसरा होता है मिक्स्ड स्ट्रेटजी। मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रेटजी जहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हो आप, यानी कि यहाँ पे जैसे आपने प्योर बता दिया था, डेफिनेट बता दिया था कि मैं ये चूज कर रहा हूँ, ठीक है जी, वैसे आप मिक्स्ड स्ट्रेटजी के अंदर चूज नहीं कर पाते, ठीक है, आपको बहुत मुश्किल होती है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं चॉइस करने में, ठीक है जी। तो अपना एवरेज या फिर आप कह सकते हो कि आप प्रोबेबिलिटी लेके चलते हो कि 60% चांसेस है कि ये भी आ जाए और 60% चांसेस है ये भी आ जाए। सिंपल। जैसे हमने मान लो हेड टेल की जगह हमने सोचा कि भाई अब मूवी देखने चलते हैं, ठीक है जी, फिल्म देखने चलते हैं, कुछ एंजॉय करने चलते हैं, ठीक है जी। तो अब मेरे पास गेम आया, भाई शर्त लगा कि वो बंदा क्या देखेगा, तो मेरे पास है भाई शर्त लगाने के लिए। तो मैं पिछली बार जो था हेड टेल में पूरा परफेक्ट था कि भाई मेरे को 100% हेड ही लेना है, वो मेरे को पता था हार भी सकता हूँ जीत भी सकता हूँ। लेकिन अब मेरे को ये पता नहीं है कि क्या दिखेगा, तो मैं प्रोबेबिलिटी लगा के जो ऑप्शन देता हूँ, जो आंसर देता हूँ, कि मैं प्रोबेबिलिटी लगा के बताता हूँ, 100% नहीं, मैं बताता हूँ 50% या फिर 60%। 60% है कि इसका मन कर रहा है मूवी देखने का, और 40% जो है इसका मन कर रहेगा कि क्या बोलते हैं मैच देख ले। सिंपल सा। तो इस तरीके से जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस होती है, जो स्ट्रेटजी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस होती है, 60% चांस 40% चांस होते हैं जिसके अंदर, तो उस स्ट्रेटजी को बोला जाता है मिक्स्ड स्ट्रेटजी। सिंपल सा। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्योर स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है? इसमें चूज वन डेफिनेट एक्शन, एक डेफिनेट एक्शन को चूज किया जाता है, हेड या टेल में से कोई एक डेफिनेट एक्शन पिक कर लो। सिंपल सा। ये होगा या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। लेकिन यहाँ पे मिक्स स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है? यहाँ पे कोई भी डेफिनेट एक्शन नहीं होता, यहाँ पे चूज किया जाता है विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कि 60% चांस है मूवी देखने के और 40% चांस है किसके? मैच के देखने के। सिंपल से। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी मतलब कि मिक्स स्ट्रेटजी का अपनाते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब जहां पे फिक्स्ड होता है, जैसे ही मान लो तू पास होगा पेपर में, फेल होगा, तो फिर आप तो बोलते हो भाई 100% है, मैं तो पास हो ही जाऊंगा। सिंपल सा। तो इसको बोलते हैं क्या? प्योर स्ट्रेटजी, जो आप 100% चांस बता रहे हो। लेकिन वहीं पे कई बार क्या होता है, चांस पूरा परफेक्ट नहीं होता। जैसे आपने मेरे से पूछा भैया क्या कि इस सीरीज को देखने के बाद, इस पूरी प्लेलिस्ट को देखने के बाद क्या 100% चांस है कि मेरे 80% 70% आ जाएंगे? तो मैं बोल सकता हूँ कि 60% चांस है, 70% चांस है कि आपके 80-60% आ जाएंगे, है ना। और बाकी जो 30% चांस होंगे आपके, वो कैसे गेन करोगे? वो आप नोट्स परचेज करके, आप आराम से नोट्स परचेज करके गेन कर सकते हो। सिंपल ना सर। तो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ मिक्स्ड स्ट्रेटजी, जहां पे कंफर्मेशन उतनी नहीं होती। इतना समझ में आ गया? बढ़िया। आगे चलते हैं। अगली स्ट्रेटजी के अंदर अगली टर्म्स क्या आती है? तो अगली टर्म्स आती है भाई पे ऑफ। तीसरी टर्म है भाई, हाँ पहली होगी, दूसरी होगी, नहीं नहीं नहीं, ये अगला है भाई, ये सॉरी, इसको ये भी नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। पे ऑफ। अब ये पे ऑफ का मतलब क्या होता है? पे ऑफ का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई गेम खेलते हो उसमें या तो हार होगी या फिर जीत होगी, तो जो आपको मिला एंड में, यानी अगर जीत गए तो फिर प्राइस मिला आपको, तो उसको बोलते हैं पे ऑफ मिला आपको। सिंपल। अगर हार गए तो आपको हार मिली है, तो उसको भी बोलते हैं पे ऑफ मिल गया आपको। सिंपल से। कोई दिक्कत नहीं। पे ऑफ मतलब क्या होता है? जो भी आपको रिटर्न में मिलता है कोई भी गेम खेलने के बाद। सिंपल से। चलिए, तो पे ऑफ मतलब क्या है? रिटर्न टू ए प्लेयर एट द एंड ऑफ द गेम। गेम खत्म होने के बाद जो भी चीज आपको प्लेयर को मिली उसको क्या बोलेंगे हम? पे ऑफ। सिंपल से। चलिए आगे चलते हैं। बात आती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन ईच प्लेयर रेशनलाइज, क्या बोलते हैं, रैशनल स्ट्रेटजी इंटरेक्ट। जब जो भी प्लेयर है उनकी रैशनल जो स्ट्रेटजी होती है वो इंटरेक्ट करती है, यानी कि एक दूसरे से कोलैप्स करती है, या फिर दोनों ही क्या बोलते हैं एक जगह पे आकर रुक जाते हैं कि भाई ये स्ट्रेटजी मेरी थी, ये स्ट्रेटजी मेरी थी। इसको क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो स्टोन पेपर सीजर का गेम चल रहा है, तो आपने देखा होगा कई बार कोई बंदा स्टोन लेके आता है, कई बार कोई वो पेपर लेके आता है, तो अलग अलग होते हैं, वो सब चलता है, नॉर्मल गेम है तभी गेम चलता है। लेकिन आपने एक चीज में ये नोटिस करी होगी कि कई बार क्या होता है स्टोन पेपर सीजर के अंदर, ये स्टोन लेके आया और दूसरा बंदा भी स्टोन लेके आ जाता है, दोनों ही की जो थिंकिंग होती है वो सेम हो जाती है बिल्कुल। सिंपल से। जिससे कोई रिजल्ट नहीं आ पाता। तो इस तरीके से जो स्ट्रेटजी लगाते हैं दोनों सेम सेम आ जाते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों की थिंकिंग क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं, जो सोच उसकी है वही सोच इसकी होती है। सिंपल से। बहुत अच्छे। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन द ईच प्लेयर रैशनल, मतलब कि व्हेन ईच प्लेयर्स रैशनल स्ट्रेटजी जो होती है वो इंटरेक्ट करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। सिंपल इतना। बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। जीरो सम गेम। अब ये जीरो सम गेम क्या होता है? जीरो कम सम गेम का मतलब होता है भाई जीरो, यानी कि अगर मान लो पूरा सब चीज मेरे पास जो भी चीज है मैं दाव पे लगा रहा हूँ, अगर मैं जीता तो या तो मैं मालामाल बन जाऊंगा, अगर मैं हारा तो मेरे पास से सब चीज चली जाएगी, यानी कि या तो फुल मैंने विन विन और या तो लूज लूज। सिंपल से। यानी कि या तो जीत सकता हूँ पूरा या फिर हार सकता हूँ पूरा। यानी जीरो सम गेम इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे दो प्लेयर हैं, अगर एक जीतेगा तो वो कैसे जीतेगा? ऐसे नहीं कि सब के सब जीत जाएंगे, नहीं, एक जीतेगा। और कब जीतेगा? जब वो दूसरा वाला क्या करेगा? हारेगा। तो इस तरह के गेम को बोलते हैं हम जीरो सम गेम। तो जीरो सम गेम क्या है? ए गेम इन विच वन लूजेस देन वन गेम। एक हारता है तभी कोई दूसरा जीतता है, उस तरह के गेम को क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं भाई जीरो सम गेम। नेट चेंज इन वेल्थ इन जीरो, जहां पे चेंज इन जो वेल्थ होता है वो जीरो होता है, यानी किसी की वेल्थ बढ़ती नहीं है। कैसे? जैसे कि अगर एक बंदे की वेल्थ कम हो रही है तो दूसरे बंदे की बढ़ रही है, यानी जितनी वेल्थ थी, जैसे मैं 5 रुपए लेके गया, मेरा भाई 5 रुपए लेके आया, दोनों ने भाई हमने क्या बोलते हैं मान लो हेड टेल किया, जिसका जो जीता वो सिकंदर है ना भाई, तो हमने हेड टेल किया, मान लो मैं जीत गया, हेड आ गया मेरा, सिंपल से मैं जीत गया।
अब वो जो उसके 5 रुपए वो मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन देखो मैच में कितने रुपए लगाए थे, 5 रुपए उसने, 5 रुपए मैंने, टोटल 10 रुपए लगे थे। लेकिन अभी भी वेल्थ में 10 रुपए ही है, बस वो सारी वेल्थ किसके पास है, मेरे पास है। यानी कि यहाँ पे जो वेल्थ है उसमें चेंज नहीं होता, बस उसकी वेल्थ मेरे पास आ जाती है या फिर मेरी वेल्थ उसके पास चली जाती है। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के गेम को बोलते हैं हम जीरो सम गेम। जीरो सम गेम के अंदर होता है एक हारता है तभी कोई दूसरा जीत पाता है, बाकी गेमों की तरह नहीं होता जैसे कि एक बंदा मतलब जीता और सारे के सारे हार गए, या फिर सारे जीत रहे हैं और एक बंदा हार गया। सिंपल से, जैसे कैसीनो में होता है, कैसीनो वाले हारते हैं तो बाकी बंदे जीतते हैं। सिंपल से, इस तरीके से, सॉरी उल्टा बोल दिया, कैसीनो वाले जीतते हैं तो बाकी सारे बंदे हार जाते हैं। सिंपल से, हाँ जी। तो इस सम को बोलते हैं, इस गेम को बोलते हैं जीरो सम गेम। आगे चलें, बढ़िया। ये कुछ टर्म्स थे जो कि आपके उसमें यूज होंगे आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर, तो इसलिए मैंने वो टर्म्स बता दिए। अब चालू करते हैं सबसे मेन टॉपिक, अजम्पशंस। अजम्पशन क्या है, गेम थ्योरी की। किसकी, गेम थ्योरी की। एक बार भाई फटाफट से एक बार थोड़ा सा पॉज करते हैं, देखते हैं कि आपकी वीडियो सही बन रही है या नहीं बन रही। हाँ भाई, शुरू है फिर। तो अब बात आती है अजम्पशंस की, कि जो आप गेम खेलते हो उसकी अजम्पशंस क्या होते हैं। जो भी हम गेम खेलते हैं ना, तो उस गेम को खेलने से, अच्छा गेम एक्चुअल में गेम ही नहीं कह रहा, जो भी आप डिसीजन लेते हो उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जिंदगी में आप जब भी डिसीजन लेते हो, उसके डिसीजन लेने से पहले दो बातें आपको परफेक्ट पता होनी चाहिए। क्या, उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। वो क्या अजम्पशंस है, पहली चीज है रैशनलिटी। यानी जो भी आप डिसीजन लोगे वो क्या बोलते हैं, ये जान के लोगे कि आपको उससे कोई ना कोई प्रॉफिट होने वाला है, यानी आपको क्या फायदा होने वाला है, और रिस्क क्या है इस गेम को अगर मैं हार जाता हूं उससे। यानी अगर डिसीजन हमारा गलत हो जाता है तो उसके रिस्क क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो भी आपको पता होगा। तो रैशनल जो कंज्यूमर होता है या फिर जो रैशनल प्रोड्यूसर होता है, रैशनल कोई भी इंसान है, तो वो क्या होता है, वो अपने रिस्क और जो अपने जो वो होता है टारगेट होता है या फिर जो प्रॉफिट होता है उसको जानने के बाद ही कोई भी डिसीजन पे आता है। सिंपल से, ये बात हम एज्यूम करके चलते हैं कि आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, आप एक रैशनल इंसान हो, तो फिर इस वजह से आप कोई भी डिसीजन लोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और जितने भी आपके प्रॉफिट है या फिर जो आपका टारगेट है उसको जानने के बाद ही लोगे। सिंपल से। दूसरी एजम्पशन क्या होती है, कॉमन नॉलेज ऑफ रूल्स। आपको ना कॉमन नॉलेज तो होगी ही रूल्स की, जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो उसके रूल्स की कॉमन नॉलेज होगी। जैसे मान लो चेस गेम खेलने जा रहे हो आप, कोई डिसीजन को कोई प्यादे को मूव करने जा रहे हो, तो आपके अंदर इतनी बेसिक कॉमन मतलब कॉमन सेंस होनी चाहिए कि कोई प्यादा कैसे मूव करता है। जैसे हाथी है तो फिर वो मतलब सीधा सीधा चलेगा, वजीर है या फिर ऊंट है तो फिर वो तेरह तेरह चलेगा, घोड़ा 2.5 कदम चलेगा। ये रूल्स आपको कॉमन नॉलेज होगी किसी भी गेम के रूल्स की, जो भी आप करने खेलने जा रहे हो या फिर कोई भी डिसीजन ले जा रहे हो उसके कॉमन रूल्स के बारे में आपको पता होगा। ये हम मान के चलते हैं। तो ये दो बातें अजम्पशंस हैं जो कि हम मान के चलते हैं किसी भी गेम थ्योरी को, स्ट्रेटेजी को चलते हैं फुलफिल करने के से पहले। सिंपल से। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भाई, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ गेम्स। गेम्स कितने तरह के होते हैं, तो भाई यहाँ पे गेम होते हैं टोटल 8 तरह के। वैसे हम दो के डिफरेंस में पढ़ेंगे कि गेम कितने तरह के होते हैं, वैसे हमारे पास है 8 गेम। सिंपल से। सबसे पहला गेम, सबसे पहला गेम आता है भाई सीक्वेंशियल और साइमल्टेनियस गेम। तो सीक्वेंशियल गेम क्या होता है, सीक्वेंशियल गेम होता है जहां पे हम ना जो प्लेयर होते हैं वो गेम तो खेलते हैं लेकिन वो भी सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब क्या है, पहले कोई एक बंदा चाल चलेगा, फिर दूसरे बंदे की बारी आएगी, फिर तीसरे बंदे की बारी आएगी, फिर चौथे बंदे की बारी आएगी। इस तरह के गेम को बोला जाता है सीक्वेंशियल गेम, ठीक है। और वहीं पे जो साइमल्टेनियस गेम होते हैं, साइमल्टेनियस गेम का मतलब होता है सारे प्लेयर एक ही बार में मूव करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं एक चलेगा फिर उसके पीछे चलेंगे सारे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे एक ही बार में मूव करेंगे। वो कह रहा है ऐसा कैसे गेम है सर, जो सीक्वेंशियल गेम है वो क्या होते हैं, ऐसे गेम जहां पे पहले एक मूव करता है फिर बाकी अदर मूव करते हैं, सिंपल। लेकिन जो साइमल्टेनियस गेम होता है वहां पे सारे के सारे एक साथ मूव करते हैं। और अगर एग्जांपल पूछोगे तो यहाँ पे होता है भाई चेस का एग्जांपल या फिर लूडो का एग्जांपल। अगर एक मूव करेगा उसके बाद ही दूसरे की बारी आएगी, दूसरा मूव करने का चांस मिलेगा उसको, सिंपल। और वहीं पे अगर आप इसका मतलब एग्जांपल पूछते हो साइमल्टेनियस गेम का, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं रॉक पेपर सीजर, सुना है आपने, रॉक पेपर सीजर, है ना। तो वहां पे दोनों को ही एक साथ ही लेके आना पड़ता है, रॉक पेपर सीजर जो भी लेके आना चाहे वो उस तरीके से, सिंपल। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया। तो ये क्या है, साइमल्टेनियस गेम का एग्जांपल है जहां पे सबको अपना जो रिएक्शन है वो एक ही बार में देना पड़ता है। आपको सोचना पड़ता है पहले से कि सामने वाला क्या सोचेगा, उसके हिसाब से मेरे को क्या उसका अल्टरनेटिव लेना चाहिए। हो सकता है कि वो गलत हो लेकिन आपके हिसाब से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आप पहले वाले की मूव देख लेते हो, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेते हो, सिंपल। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल गेम और इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस गेम, सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, इसके अंदर मैंने एक और एग्जांपल लिख रखा है जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी। एडवर्टाइजमेंट कंपनी ज्यादातर यही वाला डिसीजन लेती है। फॉर एग्जांपल मान लो दो टूथपेस्ट की कंपनी है। अब दो टूथपेस्ट की कंपनी है, मान लो किसी ने अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है, तो लोग तो सारे उसी प्रोडक्ट को लेने लग जाएंगे। इसीलिए जो दूसरी कंपनी है वो ऐसा नहीं कर सकती कि पहले को लॉन्च करने दे उसकी कंपनी के बाद अपने गेम को सुधारेगी, अपनी प्रोडक्ट को अच्छा बनाएगी और उसके बाद फिर लॉन्च करेगी, नहीं, क्योंकि तब तक तो लोग खरीद चुके होंगे सामान, प्रोडक्ट, सिंपल। चलिए, तो जो कंपनी है दूसरी वाली, उसको क्या करना पड़ता है, उसको ये एज्यूम करना पड़ता है पहले से ही कि सामने वाला क्या चलने वाला है, कैसे प्रोडक्ट बनाने वाला है। उसके बेसिस पे उसको अपना प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना पड़ता है कि हमारे इससे प्रोडक्ट्स के हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, और फिर दोनों को ही एक साथ ही लॉन्च करना पड़ता है, सिंपल सर। तो इस तरह की जो गेम होती है कंपनीज के अंदर या फिर जो स्ट्रेटेजी लगाई जाती है इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस गेम या फिर साइमल्टेनियस स्ट्रेटेजी, सिंपल से। आगे चलते हैं, ये दो तरह के गेम हुए।
उसके बाद दो तरह के गेम और होते हैं, दो तरह के गेम में और क्या आता है, पहला आता है टोटल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा होता है कॉमनैलिटी गेम्स। टोटल कॉन्फ्लिक्ट गेम कैसा होता है, टोटल कॉन्फ्लिक्ट गेम मतलब लड़ाई की तरह होता है कि अगर आपने लड़ाई करी तो फिर आप जीत जाओगे या फिर आप हार जाओगे, यानी एक जीतता है और बाकी सब क्या होते हैं, हारते हैं। इसको बोलते हैं टोटल कॉन्फ्लिक्ट गेम। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट कोई भी करता है ना तो फिर वही एक इंसान के जीतने का चांसेस होता है, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसको पता होगा कि मैं क्यों कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों लड़ाई कर रहा हूँ, तो यानी मेरे को जीत चाहिए, सिंपल से मेरे को विन करना है, मेरे को प्रॉफिट कमाना है, सिंपल। तो कॉन्फ्लिक्ट गेम में क्या होता है, टोटल कॉन्फ्लिक्ट में एक जीतता है और बाकी सब क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन वहीं पे कॉमनैलिटी गेम क्या होते हैं, कॉमनैलिटी गेम ऐसे गेम होते हैं जहां पे सारे के सारे या तो जीतेंगे या फिर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे, सिंपल से ऐसे गेम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल गेम में एक इंसान जीतता है और बाकी सब हारते हैं, कॉमनैलिटी गेम में सारे या तो जीतेंगे या फिर सारे हारेंगे। टोटल गेम का फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे चेस और फुटबॉल। चेस और फुटबॉल ऐसे गेम है या फिर यहाँ पे दो टीम होती है या फिर दो प्लेयर होते हैं, एक जीतेगा और बाकी क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। जैसे चेस खेल रहा है, कोई एक जीतेगा और कोई हारेगा। फुटबॉल खेल रहे हैं, एक टीम जीतेगी बाकी टीम हार जाएगी, सिंपल से, तो एक जीतेगा और एक हारेगा। लेकिन कॉमनैलिटी जो गेम होते हैं यहाँ पे ऐसे गेम है कि जहां पे सारे के सारे या तो जीतेंगे या फिर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। जैसे कि वॉर, अगर कोई वॉर में अगर आप जा रहे हो, एग्जांपल वही लेके चलते हैं भाई डेली लाइफ का, ठीक है जी। तो अगर आप वॉर में चले गए, वॉर में क्या होता है, दोनों ही जगह मतलब दोनों ही लोग लड़ रहे हैं, दोनों ही कंट्रीज लड़ रही हैं, दोनों के ही क्या बोलते हैं जो रिसोर्सेज है वो बर्बाद हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इस वजह से दोनों ही जो कंट्री है उनका लॉस होने वाला है, दोनों ही मतलब कंट्री जो है वो हारेंगी, सिंपल से। तो ऐसे गेम को हम कहते हैं कॉमनैलिटी गेम, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, या तो दोनों जीतेंगे या फिर दोनों हारेंगे। और टोटल कॉन्फ्लिक्ट में एक जीतता है और एक हारता है। आगे चलते हैं भाई, अगला आता है वन टाइम गेम और दूसरा होता है रिपीटेड गेम। कुछ गेम ऐसे होते हैं जो एक बार खेले और खत्म हो गए, हम जीत गए या हार गए। दूसरा होता है रिपीटेड गेम, जिसको हम बार बार खेलते रहते हैं, लगातार खेलते रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। जैसे कि चेस अगर गेम देखा जाए तो वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला गेम है, पहले एक चलेगा फिर दूसरा चलेगा फिर दूसरा चलेगा फिर दूसरा चलेगा, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं चेस, जो कि क्या होता है, लॉन्ग टर्म गेम होता है, रिपीटेड गेम होता है, बार बार रिपीट करना होता है अपनी पोजीशन को। उसके बाद वन टाइम गेम के अंदर आता है शॉर्ट टर्म गेम, जैसे कि चलते हैं, वो आता है अभी बताया था भाई स्टोन पेपर सीजर, या फिर दूसरा बताया था हमने हेड टेल का गेम, देख लो, ठीक है सर। तो ये एक बार हमने चाल चली, एक बार मूव किया और ये गेम क्या होता है, एंड हो जाता है, एक जीता और एक हारा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ये दो तरह के गेम होते हैं। लास्ट अगला आता है एसिमेट्रिक इन्फो और दूसरा होता है सिमेट्रिक इन्फो। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इन्फो में क्या डिफरेंस है, इन गेम्स में क्या डिफरेंस है, समझो। जो सिमेट्रिक इन्फॉर्म होता है मतलब वहां पे ना सबको परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है जी, कंप्लीट नॉलेज होती है जो भी आप गेम खेलने जा रहे हो उसके बारे में। जैसे कि ऑल प्लेयर हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट देयर ऑन preference as well as other player strategy। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन जो गेम्स होते हैं उसके अंदर जो जितने भी प्लेयर है ना, उसको जो दूसरा क्या सोचने वाला है, उसकी स्ट्रेटजी और जो गेम्स के रूल्स और रेगुलेशंस है उन सभी के बारे में ना मतलब पता होता है। यानी सभी प्लेयर्स को कॉमन नॉलेज होती है कि सबको पता है कि सेम नॉलेज है सबके पास कि हमारे गेम में क्या चलने वाला है, अगला क्या सोचने वाला है। लेकिन एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो गेम होते हैं यहाँ पे चलते हैं, आपको पूरी फुल नॉलेज नहीं होती। जैसे कबड्डी के जो गेम होते हैं, कबड्डी के गेम में क्या होता है भाई, आपको फुल नॉलेज नहीं है कि सामने वाला क्या स्ट्रेटेजी चलने वाला है या फिर किस तरीके से चलने वाला है या फिर कौन अगले प्लेयर जो है वो आगे आने वाला है। तो इस तरह के गेम क्या होते हैं, चलते हैं मतलब एसिमेट्रिक गेम्स के अंदर आते हैं, सिंपल। और जो सिमेट्रिक गेम्स हैं उसमें भाई सबके बाद पूरी नॉलेज होती है कि आगे क्या चलने वाला है, कैसे गेम चलने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जैसे हम बचपन में वो खेलते नहीं थे, कौन सा जीरो और कांटे वाला गेम, तो जीरो और जो कांटे वाला गेम होता है इसमें आपको पता होता है, जैसे आपने ये वाला चल दिया तो आगे पता होता है कि आपको अगला वाला क्या चलेगा। जैसे दो कांटे यहाँ पे लग चुके हैं तो अगला वाला पता है, डेफिनेटली हमें पता है कि वो यहीं पे जीरो लगाया ताकि हमारा कांटा ना बन पाए। सेम इसी तरीके से, सिंपल से। तो सिमेट्रिक गेम में ऐसा होता है कि अगले वाला क्या चलेगा हमको पहले से पता होता है, हमारे पास पूरी नॉलेज होती है, कंप्लीट नॉलेज। लेकिन यहाँ पे एसिमेट्रिक गेम में हमको नहीं पता आगे वाला क्या चलेगा, सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे खत्म होता है ये वाला टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, छोटा तो नहीं वैसे, बहुत डेफिनेटली बड़ा टॉपिक है, ठीक है जी। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट तो है आपके एग्जाम्स के हिसाब से, ठीक है। तो हम एक गेम का एग्जाम लेंगे या फिर एक स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे कि वो उसको कैसे डिजाइन करी जाती है, कैसे कैसे अलग अलग कंडीशंस के अंदर डिसाइड किया जाता है, वो हम करने वाले हैं अगले टॉपिक में, ठीक है जी। तो अगर अगली स्लाइड के अंदर मतलब इसी वीडियो में, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई सब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, पेपरों से लेके अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। और अगर आपने नहीं कर रखा है भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, आराम से कर दिया बाद में, ठीक है, चिल करो। तो जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो, मैं साइड हट रहा हूँ, ठीक है जी। तो बढ़िया से नोट कर लेना, कभी बाद में फिर बोल लो भैया आपने नोट नहीं करने दिया, कर लो भाई नोट फटाफट। हाँ भाई शुक्र है फिर। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, और ये लास्ट टॉपिक है और आपका पूरा चैप्टर खत्म। टॉपिक का नाम आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेम। तो आगे हम जब भी गेम के बारे में पढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि आगे आप जब स्टडी करोगे तो हायर लेवल पे आपके अंदर गेम मतलब आपके स्टडीज में गेम्स आएंगे बहुत सारे, ठीक है जी। तो चालू करते हैं सबसे पहला
गेम की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? गेम की रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है मैट्रिक्स फॉर्म और दूसरा होता है एक्सटेंसिव फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में आप टेबल बना के रिप्रेजेंट करते हो किसी भी गेम को, और एक्सटेंसिव फॉर्म में आप क्या बोलते हैं, डायग्राम बना के एक्सप्रेस करते हो किसी भी गेम्स को। ठीक है जी। अब गेम कैसे खेले जाते हैं, यहाँ पे मैं नॉर्मली गेम लेके चलता हूँ कि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 है जो चलते हैं, कंपीट कर रहे हैं और वो सिलेक्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चॉइस जो आएगी वो किसके पास आएगी? प्लेयर 1 के पास। ऑब्वियसली बात है, प्लेयर 1 को अगर चूज करने को मिलता है तो प्लेयर 1 के पास दो ऑप्शन है कि वो टॉप चूज कर सकता है या फिर बॉटम चूज कर सकता है, जो उसकी मर्जी होगी उस तरीके से वो चूज कर सकता है। सेम ऐसे ही प्लेयर 2 जो है उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे उसके बाद चूज करने के लिए, कि वो लेफ्ट साइड चूज कर सकता है या फिर राइट साइड चूज कर सकता है। सिंपल। चलिए अब एक बार देखते हैं कि दोनों के हिसाब से एनालिसिस करके कि कैसे गेम को प्ले किया जाता है, कैसे वो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन लेके आते हैं, क्या 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 बोलते हैं कॉलम में जो है वो फिट बैठते हैं। तो जब देखो, जो प्लेयर 1 है वो टॉप कॉलम को चूज कर सकता है, प्लेयर 1 जो है वो बॉटम कॉलम को भी चूज कर सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप इसकी जगह होते तो फिर आप कौन सा जो कॉलम है वो चूज करते हैं। अब यहाँ पे चूज क्यों करना है वो समझाता हूँ। मान लो एक कंपटीशन चल रहा है, गेम चल रहा है, मैं और आप जिस गेम के अंदर खेल रहे हैं, आप हो प्लेयर 1 और मैं हूं प्लेयर 2। सिंपल, इतना बहुत अच्छी बात है। तो अब ये यहाँ पे ना क्या किस चीज का गेम है? यहाँ पे गेम है भाई आम का। ठीक है जी। तो आपको ना आम मिलेंगे और हमको भी आम मिलेंगे जिस हिसाब से आप चूज करोगे। तो आपके सामने ये दो कॉलम रखे गए हैं, प्लेयर 1 आप हो तो आपके सामने दो कॉलम रखे हुए हैं, टॉप कॉलम या फिर बॉटम कॉलम। ठीक है जी। और इसमें जो आगे वाले लिखे हुए हैं ना वो प्लेयर 1 के हैं, आम के चलते नंबर्स, और जो पीछे वाले अमाउंट लिखे हुए हैं ये पीछे वाले, ये प्लेयर 2 के लिए है, उसके नंबर, आम के नंबर। ठीक है जी। तो आपके हिसाब से आप क्या चूज करोगे सोचिए। अगर आप टॉप कॉलम चूज करते हो तो यहाँ पे पहले में अगर आपने टॉप कॉलम चूज किया और मैंने लेफ्ट कॉलम चूज कर लिया तो आपको तो मिलेंगे 2 आम और मेरे को मिलेंगे 3 आम। आपने अगर चलते हैं ये वाला मतलब टॉप कॉलम चूज किया और मैंने अगर राइट कॉलम चूज कर लिया तो आपको मिलेंगे 3 आम, मेरे को मिलेंगे 5 आम। अगर आपने बॉटम कॉलम चूज किया और वहां पे चलते आपने मैंने लेफ्ट कॉलम चूज कर लिया तो फिर आपको मिलेंगे 4 आम और मेरे को मिलेंगे 2 आम। ठीक है जी। आपने यहाँ पे चलते मान लो टॉप बॉटम कॉलम चूज किया और मैंने जो है राइट कॉलम चूज कर लिया तो आपको मिलेंगे 5 आम और मेरे को मिलेंगे बस 1 आम। सिंपल से। तो अगर आप देखो आप क्या चाहोगे कि क्या बोलते हैं क्या किस तरीके से गेम प्ले जाए, वो कहेंगे भैया हम आपसे प्यार करते हैं, हम चाहते हैं आप भी गेम में जीतो और आप हम चाहते हैं कि हम भी गेम में जीते। तो आप सोचो, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खाली मेरे को इग्नोर मार दो, मैं हूं ही नहीं यहाँ पे, आप अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के करना चाहते हो, गेम खेलना चाहते हो, तो आप कौन सा चूज करोगे, टॉप वाला या फिर बॉटम वाला? वो कह रहा है भैया अगर हम टॉप वाला चूज कर लेते हैं और आपको छोड़ देते हैं, आपको मान लो इग्नोर मार दिया हमने, अगर हम टॉप कॉलम चूज करते हैं तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? टॉप कॉलम में मेरे को या तो मिलेंगे 2 आम या फिर मिलेंगे मेरे को 3 आम। सिंपल, इतना ठीक। और बॉटम कॉलम चूज करते हैं तो आपको मिलेंगे मतलब 4 आम और या फिर आपको मिलेंगे कितने, 5 आम। सिंपल। यानी कि आप कह रहे हो कि भैया हमको तो टॉप कॉलम चूज करें चाहे बॉटम कॉलम चूज करें, टॉप कॉलम में तो हमको मतलब कि 2 या 3 आम मिलेंगे, यानी 4 तो मिलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से अगर बॉटम कॉलम चूज कर लेते हैं तो मेरे को 4 और 5 आम मिलेंगे, यानी मेरे को ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहां पे मिल रही है, बॉटम कॉलम के। सिंपल ना, बढ़िया। तो आप ज्यादातर चांसेस है आपके कि आप कौन सा चूज करोगे, बॉटम कॉलम। सिंपल। और अगर आपने बॉटम कॉलम चूज कर लिया तो अब देखो, अब मेरे हिसाब से मैं क्या सोच के चलूंगा, मैं सोच के चलूंगा कि आपने बॉटम को चूज कर लिया है, यानी अब मेरे को इन दोनों में से चूज करना पड़ेगा। अब इन दोनों में से मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कहां पे मिल रहा है, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कहां पे मिल रहा है, तो मेरे को मिल रहा है यहाँ पे मिलेंगे 2 आम, यहाँ पे मिलेंगे 1 आम, तो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है लेफ्ट वाले पे। सिंपल। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये वाला डिसाइड कर लिया जाएगा, आप चूज करोगे बॉटम कॉलम और मैं अपने प्रॉफिट के हिसाब से चूज करूंगा लेफ्ट कॉलम। तो इस वजह से जो आपका आउटपुट निकल के आएगा, जो ट्रेड होगा होगा 4 और 2 आम का, यानी कि आपको मिलेंगे 4 आम और मेरे को मिलेंगे 2 आम। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना? पक्का था, बढ़िया, बेस्ट, इतना समझ में आ गया। लेकिन वहीं पे अगर मान लो, एक सेकंड भाई, हाँ भाई श्योर है। तो अगला आता है प्लेयर 2 और चूज करता है किसी प्रोडक्ट को, अगर पहले प्रोडक्ट को चूज करता मतलब अगर प्लेयर 2 पहले चूज करता है तो फिर उसके हिसाब से क्या कॉलम बन सकता है। देखो प्लेयर 2 यानी कि मैं चूज करता हूँ लेफ्ट या राइट कॉलम। अब मेरे को कितने, देखो अगर मैं लेफ्ट कॉलम चूज करता हूँ मेरे को यहाँ पे मिलेंगे 3 आम या फिर 2 आम, लेकिन अगर मैं वहीं पे राइट कॉलम चूज करता हूँ तो मेरे को 5 और 1 आम मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली बात है कि अब देखो मैं सोचूंगा कि अगर आप, मैंने ये वाला सोच लिया कि यहाँ पे 1 मिलने के चांस है, यहाँ पे 5 आम मिलने के चांस है, यहाँ पे 2 और 3 आम मिलने के चांसेस है, मतलब कि यहाँ पे हो सकता है कि मैं एकदम बिल्कुल डाउन पे चला जाऊं या फिर हो सकता है कि मैं बिल्कुल अप पे चला जाऊं, यानी कि मेरे को बहुत सारा आम मिल जाए। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि मेरे को चलते हैं 2 या 3 आम मिलेंगे, ना बहुत डाउन जाऊंगा ना ही बहुत ज्यादा अप जाऊंगा। सिंपल। तो अगर मान लो मेरी 60-70 साल उम्र है, मैं अपनी लाइफ के प्रति जो है वो थोड़े से अपने आप को सिकोड़ के चलता हूँ कि भाई मेरा ज्यादा घाटा ना हो जाए, ठीक है, कि मैं अपनी फैमिली को भी संभालना है, तो मैं ज्यादातर चूज करूंगा कि भाई मैं ये वाला एवरेज लेके निकल जाऊँ नॉर्मल। लेकिन हाँ अगर मेरी उम्र छोटी है तो फिर मैं रिस्क लेना चाहूंगा कि भाई मेरे को 1 आम मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन 5 आम मिलने के चांसेस भी हैं, तो अगर मैं ये वाला चूज कर सकता हूँ, है ना भाई, ऐसा हो सकता है। तो डिपेंड भी करता है सामने वाले की चलते कैपेबिलिटीज कैसी है, फिर थिंकिंग कैसी है, उस हिसाब से। अब मान लो मैंने जो है वो चूज कर लिया ये वाला राइट वाला, जिसमें 5 और 1 के हिसाब से जो है मिल रहे हैं प्रोडक्ट,
ठीक है जी, आम मिल रहे हैं मेरे को। अब देखो सामने वाले, अब यहाँ पे जीतने के चांसेस क्या होंगे, मेरे को क्या मिल सकता है, ज्यादातर चांसेस किसमें है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर मैंने ये वाली लाइन चूज करी है राइट वाली, तो अब बारी आती है प्लेयर वन की। अब प्लेयर वन टॉप या बॉटम में से चुनेगा, वो अपना प्रॉफिट देखेगा, उसके प्रॉफिट के हिसाब से उसको मिलेगा। अगर ऊपर वाले चुनने पे, टॉप पे चुनने पे 3 आम, नीचे वाले चुनने पे उसके मिलेंगे 5 आम, तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, नीचे वाले पे। तो इसलिए वो कौन सा चूज करेगा, ये वाला चूज करेगा, और मेरे को क्या हो जाएगा, लॉस। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला मैं समझ सकता हूँ भाई कि ऐसा ज्यादातर लोग करते ही हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे को क्या हो जाएगा, लॉस। मेरे को ज्यादातर चांसेस है कि मेरे को एक ही आम मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं ये वाला चूज करता, तो यहाँ पे देखो क्या होता, यहाँ पे भी उसको प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे 2 यहाँ पे, और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है वो यहाँ पे चूज करेगा, ज्यादातर चांसेस है मेरे को 2 आम मिल जाएंगे इधर, अगर मैं ये वाला कॉलम चूज कर रहा होता, यानी लेफ्ट वाला। सिंपल से। तो इस तरीके से जो है ना वो पूरा गेम प्ले किया जाता है मैट्रिक्स की फॉर्म में, इस तरीके से समझाता जाता है कंसेप्ट को। और सेम यही कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे भी आता है, लागू होता है। यहाँ पे भी 2 प्लेयर होते हैं, एक प्लेयर 1 होता है और एक प्लेयर 2 माना जाता है, ठीक है जी। प्लेयर 1 जो होता है पहले चाल चलता है, उसके बाद प्लेयर 2 चाल चलता है। अब देखो प्लेयर 1 जो है वो क्या सोच के चाल चलेगा, प्लेयर 2 को मान लो इग्नोर मारते हैं। अगर प्लेयर 1 जो है अगर वो अप वाला चूज करता है, तो इसको कितने आम मिल सकते हैं, तो यहाँ पे तो 0 आम है। अगर प्लेयर 2 ने हाई सिलेक्ट कर लिया और प्लेयर 2 ने अगर लो सिलेक्ट किया, तो फिर यहाँ पे 1 आम मिल सकता है। यहाँ पे प्लेयर 1 को कितने आम मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं और 0 मिल सकते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो ज्यादातर चांसेस है कि मैं कौन सा चूज करूंगा, ज्यादातर मिलने के चांसेस हैं आम यहाँ पे डाउन वाले में, तो डाउन वाला चूज करूंगा। और दूसरी तरफ अब प्लेयर 2 की बारी आती है, प्लेयर 2 कौन सा चूज करेगा, अगर उसकी मेरी से दुश्मनी चल रही है भाई, मेरे को वो चाहेगा कि एक भी आम ना मिले, इसलिए वो ये वाला चूज करता है, लो वाला। लेकिन वहीं पे अगर उसको अभी आम खाने, तो फिर इस वजह से वो हाई वाला चूज करता है, जिसमें उसको भी कितने मिल जाएंगे, एक आम मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना, सिंपल बात थी। बस इस तरीके से जो है पूरा प्रेजेंटेशन किया जाता है एक्सटेंसिव फॉर्म का, और इस तरीके से पढ़े जाते हैं डाटा को एक्सटेंसिव फॉर्म में के अंदर। सिंपल सा। तो आगे जब आप हायर स्टडीज के अंदर जाओगे या फिर अगले चैप्टर में देखते हैं, अगर अगले चैप्टर में आपके में गेम प्ले वाला जो चैप्टर है वो रहा, तो मैं इसको कैसे स्टडी करते हैं, कैसे चलते हैं, हम थ्योरी बनाते हैं, गेम थ्योरी जो होती है, ठीक है जी, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अभी हमने खाली प्रेजेंटेशन किया था कि प्रेजेंटेशन कैसे पढ़ा जाता है टेबल्स को, या फिर कैसे पढ़ा जाता है एक्सटेंसिव फॉर्म को, ठीक है जी। और यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा पूरा चैप्टर। अगर आपको चैप्टर में समझ में आया हो तो भाई, अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब पक्का कर देना। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई, सब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़े से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू है आपको, ठीक है जी। मतलब छोटे से बाल से भी थैंक यू आपको, ठीक है। और भाई अगर आपने पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं भाई, कोई आफत नहीं आ रही है, आराम से कर दियो बाद में, ठीक है जी। कोई आफत नहीं आ रही है यहाँ पे। तो भाई आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय। हाँ वेट वेट एक सेकंड, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज करते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर लोगे। सिंपल से, ज्यादा महंगे नोट्स रखते नहीं हम 150 से 200 के बीच में नोट्स रखते हैं। अगर आपने कांटेक्ट किया तो क्या पता ऑफर चल रहे हो तो आपको और सस्ते में मिल सकते हैं, ठीक है जी। तो एक बार कांटेक्ट करके पक्का ट्राई करना, ठीक है जी। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय।